विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 21 सितंबर से स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। अब आप अपनी पठन पाठन की समस्याओं के लिए शाला में उपस्थित होकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाला में उपस्थिति हेतु अपने अभिभावकों, माता पिता की लिखित सहमति अवश्य साथ ले जाएं। आंशिक रूप से स्कूल खोलने के कारण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले क्लासरूम कार्यक्रम के कक्षावार समय में परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 10 बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 12 बजे के स्थान पर 3 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 11 बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 3 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 1 बजे के स्थान पर प्रातः 11 बजे प्रसारण देखें। नमस्ते, मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 जीव विज्ञान अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग भाग 1, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे 12.1 कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, 12.2 चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, जिसमें केवल अपन आज पढ़ेंगे 12.2.1 आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन। इसका अगला भाग पढ़ेंगे अपन भाग 2 में। अपन पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें मुख्यतः आनुवांशिकतः रूपांतरित या जेनेटिकली मॉडिफाइड सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स, कवक या फंजाई, पौधों एवं जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव वैश्विक या बायो फार्मास्यूटिकल्स व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन मीन्स इंडस्ट्रियल स्केल पर उनके प्रोडक्शन के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग अपन चिकित्सा या मेडिसिन, निदान सूचक मीन्स डायग्नोस्टिक और कृषि में आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए एवं फूड प्रोसेसिंग या खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के लिए एवं जैव सुधार या बायो रेमिडेशन एवं वास्ट ट्रीटमेंट या अपशिष्ट प्रतिपादन तथा ऊर्जा उत्पादन या एनर्जी प्रोडक्शन आदि में कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं, मतलब 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, जिनके बारे में अपन आगे जानने वाले हैं। पहला है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, मतलब प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। दूसरा है उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। एंड तीसरा है अनुप्रवाह प्रक्रम मीन्स डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तकनीकी का प्रोटीन या कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन, मतलब फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ के क्षेत्र में तथा जीवन स्तर सुधारने मीन्स इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ में किस प्रकार से करता है। सबसे पहले अपन जानेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मीन्स बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि फूड प्रोडक्शन या खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम किन किन संभावनाओं पर सोच सकते हैं। तो हम जिन संभावना पर सोच सकते हैं वो निम्न 3 संभावनाएं हैं।
पहली है कृषि रसायन आधारित कृषि या एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरी है कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरी संभावना है आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इससे पहले अपन हरित क्रांति के बारे में थोड़ा जानें कि क्या हुआ था हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन द्वारा खाद्य आपूर्ति या फूड सप्लाई में लगभग 3 गुनी वृद्धि प्राप्त करने में अपन सफल हो गए थे। इसके बावजूद भी मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या या ह्यूमन पॉपुलेशन का पेट भर पाना संभव नहीं हो सका। हरित क्रांति के दौरान उत्पादन में वृद्धि का या इंक्रीज्ड यील्ड का आंशिक रूप से जो कारण था, उत्पादन में वृद्धि का जो आंशिक रूप से कारण था वो था उन्नत किस्मों का फसलों में उपयोग करना। मतलब इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज जो हैं उनका क्रॉप में उपयोग किया गया, जिसके कारण थोड़ी सी उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। उत्पादन में जो प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण था उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था में मीन्स बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, और तीसरा कारण था कृषि रसायनों जैसे एग्रोकेमिकल्स जिन्हें अपन खाद या फर्टिलाइजर तथा पेस्टिसाइड्स के नाम से जानते हैं, तो इनका बहुत मात्रा में उपयोग किया गया, जिसकी वजह से हरित क्रांति के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई। हालांकि विकासशील देशों या डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनके किसानों के लिए कृषि रसायन या एग्रोकेमिकल्स का यूज करना काफ़ी महंगा पड़ता है, और परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों या जो एक्साइटिंग वेराइटीज़ हैं उनसे उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। तो ये दोनों जो समस्याएं हैं, एक तो किसानों के लिए इन रसायनों का महंगा पड़ना, और परंपरागत जो फसलें हैं उनका उपयोग करें तो उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। तो इसका कोई अपन को एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से अपन उत्पादन में वृद्धि करें। तो उसका क्या वैकल्पिक रास्ता है। तो इसका वैकल्पिक रास्ता है आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस पर अपन विचार करेंगे। ऐसा क्या दूसरा अपन विचार कर सकते हैं किस बात पे, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों या हानिकारक प्रभावों को घटाया जा सके। तो इसका सही जवाब है कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों का उपयोग करके इस समस्या से अपन निजात पा सकते हैं, इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। ऐसे पौधे, अब बात आती है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे होते क्या हैं या आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे जीव होते क्या हैं। तो ऐसे पौधे मतलब प्लांट, बैक्टीरिया या जीवाणु या फंजाई या कवक या एनिमल्स या जंतु जिनके जीन्स में कुछ मैनिपुलेशन या हस्तकौशल मैनिपुलेशन करके उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, तो ऐसे जीवों को अपन क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। तो बात समझ में आ गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ क्या होते हैं, तो पता चला अपन को। तो जीएमओ का व्यवहार मतलब उनका जो जीएमओ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है कि अपन ने जो जीन स्थानांतरित की है उस जीन की प्रकृति कैसी है, जिस होस्ट प्लांट में स्थानांतरित की है उस होस्ट प्लांट या जीव मतलब जो एनिमल या बैक्टीरिया है उसकी प्रकृति कैसी है। तो जीन की प्रकृति और होस्ट ऑर्गेनिज्म की प्रकृति, इन दोनों की प्रकृति के आधार पर जो जीएमओ ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनका व्यवहार डिपेंड करता है। तो इनका जो जीएम प्लांट जो होते हैं उनका उपयोग अपने लिए किस प्रकार से लाभदायक है, अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हैं आनुवांशिकता रूपांतरण द्वारा या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा अपन क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं या फसलों में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिनसे अपन को क्या लाभ होता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा अपन ऐसे प्लांट प्राप्त कर सकते हैं या ऐसे क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं जो ठंडा, सूखा, लवण
या ताप, जो बहुत ज़्यादा वैसी कंडीशंस होती हैं, कठिन परिस्थितियां होती हैं, उनमें अपने आप को जिंदा बनाए रख सकते हैं, उनमें ऐसे गुण आ जाते हैं। उसके बाद दूसरे गुण उनमें क्या आ जाते हैं, ऐसे पौधे या ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ये रासायनिक पीड़कनाशकों मतलब जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उन पर इन पौधों की निर्भरता कम हो जाती है। ठीक है। तीसरा, कटाई के पश्चात या जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो हार्वेस्टिंग के बाद अपन क्या करते हैं, अन्न जो होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, उनका क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। तो भंडारण के नुकसान से भी अपन इस प्रकार के पौधों के उत्पादन से बच सकते हैं। अगला है पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। ये क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें से ज़्यादा पोषक पदार्थ पौधे एब्जॉर्व करते हैं। यदि पौधा कम पोषक पदार्थ एब्जॉर्व करे तो क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता या फर्टिलिटी लंबे समय तक बची रहेगी। तो ये जो जीएम प्लांट होते हैं वो मिट्टी से पोषण भी कम मात्रा में प्राप्त करते हैं, फिर भी प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं। इससे लाभ ये होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी लंबे समय तक बनी रहती है। अगला है खाद्य पदार्थों के पोषण के स्तर में वृद्धि। मतलब जो अपने फूड प्रोडक्ट होते हैं उन फूड प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनल इनहेंसमेंट अधिक हो जाता है। जैसे कि अपना एक राइस है, गोल्डन राइस, उसमें क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जीएम प्लांट भी होते हैं जिनमें विशेष प्रकार के पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। अब आगे की बात अपन करते हैं। उपयुक्त उपयोगों के साथ साथ ही जीएम का उपयोग या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का उपयोग तदनुकूल पौधों मतलब टेलर मेड प्लांट के निर्माण में सहायक है, जिनके वैकल्पिक संसाधनों मतलब अल्टरनेटिव रिसोर्स के रूप में इंडस्ट्रीज में स्टार्च, एनर्जी या फ्यूल और फार्मास्यूटिकल्स यानी भेषजी पदार्थों की आपूर्ति इनके द्वारा की जाती है। ठीक है। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वो हैं, पहला है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का निर्माण। ऐसे प्लांट जो पीड़कनाशकों मतलब पेस्टिसाइड की मात्रा को कम से कम प्रयोग में लाने के लिए या पेस्टिसाइड से लड़ने के लिए वो खुद निर्भर होते हैं, खुद सक्षम होते हैं, सक्षम शब्द यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको उनके लिए पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे बीटी एक प्रकार का टॉक्सिन है या जीव विष है जो एक जीवाणु या बैक्टीरियम बैसिलस थुरिजिएंसिस से निर्मित होता है। बीटी टॉक्सिन एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है और बीटी जीव विष बीटी टॉक्सिन जीन बैक्टीरियम से क्लोन्ड होकर पौधों में एक्सप्रेस्ड होकर कीटों के प्रति पौधों को कैसा बना देता है, रेजिस्टेंस बना देता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस तरह से बायोपेस्टिसाइड का निर्माण होता है और इस प्रकार से अपन ने अभी तक बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न या मक्का, बीटी राइस, बीटी टमाटो या टमाटर, बीटी पोटैटो और बीटी सोयाबीन आदि कई प्रकार की फसलों को बना लिया है जो कैसी हैं, बायोपेस्टिसाइड इनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके अंदर कीटों से लड़ने की क्षमता होती है। अब ये लड़ते कैसे हैं कीटों से, इस बात को अपन जानेंगे। तो बीटी कपास बैसिलस थुरिजिएंसिस की कुछ नस्लें जैसे बैसिलस थुरिजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरॉन, कॉलियोप्टेरॉन, डायप्टेरॉन्स मतलब लेपिडोप्टेरॉन्स के अंतर्गत आती हैं तितलियां वगैरह, कॉलियोप्टेरॉन्स के अंदर आते हैं भृंग मतलब जिन्हें अपन कहते हैं बीटल्स, और डायप्टेरॉन के अंतर्गत आती हैं मक्खी मच्छर आदि। इन विशेष प्रकार के कीटों को जैसे टोबैको का बड वॉर्म है, आर्मी वॉर्म है, इसी प्रकार से डायप्टेरॉन में मक्खी मच्छर हैं, इनको मारने में ये सहायक होते हैं।
बैसिलस तुरिजिएंसिस अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन के रवों मतलब प्रोटीन के क्रिस्टल का निर्माण करता है। इन क्रिस्टल्स में टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन या टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। वास्तव में बीटीजी विष प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन प्रोटीन निष्क्रिय या इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके क्रिस्टल उसकी आंत या गट में पाई जाने वाली एल्कलाइन पीएच के कारण सॉल्युबल या घुलनशील होकर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिवेटेड टॉक्सिन मिडगट के उपकली कोशिकाओं या एपिथेलियल सेल की सतह से बंधकर उनमें छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण कर देता है, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। बीटी जीबिस जीन्स बैसिलस तुरिजिएंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीबिस कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीबिस जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई जीन्स कहते हैं। मतलब ऐसे जीन्स जिनके द्वारा ये बीटी टॉक्सिन या बीटी जीबिस कोडेड होते हैं, उनको अपन ने क्या नाम दे दिया है? CRY, क्राई। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन्स जीन क्राई1AC व क्राई2AB द्वारा कोडेड होते हैं, वे कपास के कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से क्राई1AB मक्का में कॉर्न बोरर या मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस चित्र में कि ये एक जो कॉटन की बॉल है उसमें एक छेद कर दिया है कीट ने। तो जो इस समस्या से निजात पाने के लिए अपन ने किसका निर्माण किया है? बीटी कॉटन का निर्माण किया है। अब अपन जानेंगे पीड़क प्रतिरोधी पौधा या पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। विभिन्न सूत्रकृमि या नेमेटोड पैरासाइड मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर पैरासाइट या परजीवी के रूप में होते हैं। ये नेमेटोड या सूत्रकृमि मिल्वाडेगाइना इनकॉन्गिएसिस तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित या इन्फेक्टेड कर तंबाकू की पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है, जो RNA अंतरक्षेप या RNA इंटरफेरेंस या RNAi प्रक्रिया पर आधारित है। RNA इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं या यूकैरियोटिक कोशिका वाले ऑर्गेनिज्म में कोश की सुरक्षा या सेलुलर डिफेंस की एक नेचुरल विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत RNA मतलब mRNA एक पूरक या कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड या द्विसूत्री RNA जिसे dsRNA कहते हैं उससे बंध जाता है, जिसकी वजह से वो mRNA निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, और इस mRNA के द्वारा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब इसका जो मैसेज जाके प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस करता है, वो वहीं पर रुक जाता है। ठीक, इस द्विसूत्री RNA या डबल स्ट्रैंड या dsRNA का स्रोत संक्रमण करने वाले वायरसेस में पाए जाने वाले RNA जीनोम या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिन्हें ट्रांसपोसोन्स कहते हैं, इसके प्रतिकृति या रेप्लिकेट के उपरांत बनने वाले इंटरमीडिएट RNA होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का उपयोग करके सूत्रकृमि यानी नेमेटोडा में एक विशिष्ट जीन को परपोषी पौधों या होस्ट प्लांट में प्रवेश कराया जा चुका है। DNA का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ मतलब सेंस और एंटी सेंस RNA का निर्माण कर दे। ठीक है, ये दोनों RNA एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या है,
एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। जिन्हें अपन क्या नाम देते हैं, डबल स्टैंड या DS RNA नाम देते हैं, जिससे RNA इंटर फेरॉन या RNA अंतरक्षेप प्रारंभ हो जाता है और इसी कारण से नेमेटोडा या सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत RNA यानी विशिष्ट mRNA निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट में विशिष्ट इंटरफेरिंग RNA की उपस्थिति से पैरासाइट जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार से पारजीवी पौधे या ट्रांसजेनिक प्लांट अपने परजीवी यानी पैरासाइट से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। इसमें अपन देख सकते हैं चित्र में कि जो तंबाकू का पौधा है, इसकी इन्फेक्टेड जड़ें फूली हुई, इनमें गांठें दिखाई दे रही हैं, और एक नॉर्मल जड़ है जिसमें इस प्रकार की गांठें नहीं है, ठीक है। इसमें जो सूत्रकृमि है उसकी वजह से इन्फेक्शन दिखाया गया। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसा कि हम जानते हैं, पुनर्योज DNA प्रौद्योगिकी विधियों मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस ने स्वास्थ्य सुरक्षा मीन्स हेल्थ केयर के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सकीय औषधियों थेरेपेटिक ड्रग्स का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। दूसरी बात, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं पड़ता। ये दो महत्व हैं। पहला क्या कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अपन थेरेपेटिक्स ड्रग का उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। दूसरा, इनका कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं पड़ता। ये दो मुख्य कारण हैं। जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज या अमानवीय स्रोतों से आइसोलेटेड किए गए हैं, वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक यानी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें से 12 भारत में लोगों के उपयोग हेतु उपलब्ध हो रही हैं। अपन जानेंगे कौन कौन सी जेनेटिकली बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके कौन कौन सी मेडिसिन अपन को मिल रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन। अपन जानते हैं वयस्कों में होने वाले मधुमेह या डायबिटीज का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मतलब इंसुलिन को अपन को दवाई के रूप में लेना पड़ता है, तब इसका इलाज होता है। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह या डायबिटीज रोगी क्या करेंगे? पहला प्रश्न अपने सामने ये खड़ा हुआ है कि यदि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उपलब्ध नहीं हो तो डायबिटीज का रोगी क्या करेगा? इस पर विचार करने पर हम स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से प्राप्त इंसुलिन उपयोग में लाना ही होगा। इसके अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं है। क्या अन्य जंतुओं से आइसोलेटेड इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है और उसका मानव शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता? इस बात के बारे में हमको जानना पड़ेगा। अब कल्पना करो कि यदि कोई बैक्टीरियम या जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चित ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। आसानी से ऐसे बैक्टीरियम को अधिक मात्रा में विकसित किया जा सकता है और जितना आवश्यक हो उसके अनुसार अपन उससे इंसुलिन भी प्राप्त कर सकते हैं। सोचो, क्या इंसुलिन डायबिटीज के रोगी या मधुमेही लोगों को मुख से दिया जा सकता है या नहीं? इस बात को सोचो। कभी आपने इसके बारे में सुना है या देखा है? पता करना है इस बात का, ठीक है। अब अपन देखते हैं डायबिटीज के जो रोगी होते हैं या मधुमेही रोगी होते हैं, इनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों जैसे सुअरों
इनको मारकर इनके अग्नाशय यानी पैंक्रियास से निकाला जाता था, है नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या प्रत्युर्जा या बाहर से जो प्रोटीन दी जाती है उसके प्रति रिएक्शंस, अपन जानते हैं जब अपन कोई एंटीबॉडी बाहर से आता है, एंटीजन बाहर से आता है तो अपनी बॉडी क्या करती है, उसके प्रति अपने शरीर में एंटीजन पैदा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है एलर्जी पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से इन जानवरों से जो इंसुलिन प्राप्त किया जाता था, शुगर वगैरह से, उससे क्या हो जाता था, लोगों को एलर्जी या उसके प्रति शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होने लगती थी, ठीक है। इंसुलिन की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अपन जानेंगे अब। तो इंसुलिन जो है वो दो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें से एक श्रृंखला को कहते हैं, एक चेन को कहते हैं ए और दूसरी को नाम दिया है बी। और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। मानव सहित सभी मैमल्स में इंसुलिन प्रो एंजाइम की तरह संश्लेषित होता है। प्रो एंजाइम की तरह संश्लेषित होने का मतलब होता है कि वो निष्क्रिय अवस्था में संश्लेषित होते हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब वो सक्रिय होते हैं। प्रो इंसुलिन में एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे अपन क्या नाम देते हैं, सी पेप्टाइड। और जब मैचुरेशन का प्रोसेस चलता है तो ये मैचुरेशन के प्रोसेस या परिपक्वता के दौरान ये सी पेप्टाइड उससे अलग हो जाता है, और जब ये उससे अलग हो जाता है तब ये इंसुलिन कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो मैच्योर कहना चाहिए, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड हट जाता है और इंसुलिन कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यही है। क्या चुनौती है, इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार करना। क्या है, जो इंसुलिन अभी अपन बात कर रहे थे कि इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, संश्लेषित होता है, और उसको एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर करना है, ठीक है। मतलब मैच्योर फॉर्म में उसको एकत्रित करना, ये मुख्य चुनौती है अपने लिए, ठीक। 1983 मतलब 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने दो डीएनए के सीक्वेंस को तैयार किया, जो दोनों डीएनए मानव इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन ए और चेन बी के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी थी। मतलब ऐसा कहें कि उनके द्वारा, उन दोनों डीएनए के सीक्वेंस के द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन ए और पॉलीपेप्टाइड चेन बी दोनों का संश्लेषण संभव हुआ, जिसे इस डीएनए को उन्होंने क्या किया, ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित दोनों श्रृंखलाओं ए और बी को मिलाकर उन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जोड़ दिया, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उस कंपनी ने इंसुलिन का निर्माण कर लिया, जिस प्रकार से अपन इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं अपन दोनों चेन दिखाई हुई हैं और इनको आपस में किसके द्वारा जोड़ दिया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया है, और क्या कर दिया है, उसको जो प्रो इंसुलिन है उसको एक्टिव फॉर्म में या मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।